नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के बारे में। आपने पहले भी अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन किया है, तो आप पाएंगे कि पूरा पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं तो आप सही नहीं कर पाते। इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो ऊष्मागतिकी के जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है उनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। पहला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। हर बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो वीडियो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप उस पर ट्रस्ट करें और बार बार बस वीडियो को देखें, पढ़ें, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये देख लीजिए आप। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई गैस एक अणुक या एक परमाणुक है जिसको मोनो एटॉमिक कह रहे हैं, और मोनो एटॉमिक गैस का उदाहरण है हीलियम, और इसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है 3। एफ का मान एक अणुक या एक परमाणु गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 3। द्विअणुक या डाई एटॉमिक गैस के लिए, जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। बहुपरमाणुविक या बहुअणुक पॉली एटॉमिक गैसेस, ओजोन, मीथेन, इनकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। एक बात तो आप ये याद रखें, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता कौन एक अणुक है। एक अणुक मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, डाई एटॉमिक का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, पॉली एटॉमिक का है O3, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम हो, CH4 मीथेन, एक कार्बन और क्या है 4 हाइड्रोजन। मोनो एटॉमिक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और पॉली एटॉमिक के लिए 6। ये आप सीधा याद रख लें। एग्जाम में आप पुराने पेपर उठा के देखें या कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले तो आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जो गैसेज है उनके एग्जाम्पल आपको कम से कम ये तो पता होने चाहिए, और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा पूछे तो अपन रख देंगे, लेकिन कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम से और डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। पहला हम देख रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस या एक अणुक गैस, जिसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हीलियम। अब आपको आ जाना चाहिए कि सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है? 3। अब कोई एक अणुक गैस है, मान लो ये उसका कण है। गैस के कण होते हैं छोटे छोटे, और ये कण बहुत छोटा है, ये आप मान लें। अब अगर मान लो ये कण बहुत छोटा है तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो बहुत नगण्य होगी, नेग्लिजिबल होगी। जब त्रिज्या को 0 माने तो अगर इसको खोखला गोला माना जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण, जब R ही 0 है तो जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। ये कण X अक्ष में गति कर सकता है, Y अक्ष में कर सकता है, Z अक्ष में कर सकता है, लेकिन ये कण रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी त्रिज्या नगण्य है। जब त्रिज्या नगण्य है तो जड़त्व आघूर्ण 0 है, और आपको पता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, अगर जड़त्व आघूर्ण 0 है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। कहने का मतलब मोनो एटॉमिक गैस के जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं करते। रोटेट करते तो उनकी कोई गतिज ऊर्जा होती,
केवल वो तीनों अक्ष में x, y और z अक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जब तीनों अक्ष में गति कर सकते हैं, ये स्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेशनल मूवमेंट, तो 3 अक्ष है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशनल जब घूर्णन हो ही नहीं सकता तो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 और टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। जब गैस का पार्टिकल छोटा होगा तो त्रिज्या नगण्य लेंगे और जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। जब जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा I का मान, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा 0। जब घूर्णन गतिज ऊर्जा 0 है मतलब वो पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा। जब रोटेट नहीं कर रहा तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो स्थानांतरणीय गति में होगी और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया। ऐसे डाई एटॉमिक या द्विअणुक गैस के लिए देखिए आप, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसके 2 पार्टिकल होंगे H2, एक HE और एक HE, और बीच में दूरी होगी कुछ। ये मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिख दिया। अब क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल तीनों अक्ष में भी मूव कर सकते हैं, इसलिए स्थानांतरण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो 3 हो गई, x, y और z अक्ष। ये रोटेट भी कर सकता है। मान लो ये अक्ष है तो ये इसके चारों ओर ऐसे घूम सकता है। यहां से एक अक्ष बना लें, ये और दूसरा उसके चारों तरफ घूम सकता है। बस एक काम नहीं हो सकता कि ये इस अक्ष के सापेक्ष, ये सीधा है, इसके सापेक्ष ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि हर एक पार्टिकल बहुत छोटा होता है और एक वो रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है। तो इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण 0 होगा, तो रोटेशन के जो अक्ष होंगे वो कितने होंगे? 2। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 2। क्यों आई? कि सर 2 कण हैं, इस अक्ष के सापेक्ष अगर घुमाएंगे तो ये मान लीजिए ये 2 कण हैं और ये अक्ष है तो ये तो घूमेंगे ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 5। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जैसे ओजोन O3, CH4 मीथेन, जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं CH4 या मीथेन को। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, मैंने यहां पर 3 पार्टिकल बना दिए। अब क्या होगा, तीनों अक्ष पर जाएगा, ट्रांसलेशन 3। रोटेशन के भी 3 अक्ष हो सकते हैं। इस वाले में इस अक्ष के सापेक्ष नहीं घूम रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं घूमेंगे, लेकिन इस अक्ष के सापेक्ष ये तो घूम सकता है ऐसे। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 6। मतलब हमने समझ लिया है कि एक एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। बस डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें CO2 के बारे में। CO2 पॉली एटॉमिक गैस है, इस हिसाब से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होना चाहिए। केमिस्ट्री या ऐसे टॉपिक होते हैं इनमें अपवाद ज्यादा ही होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो दोनों को अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेके बात कर रहे हैं। तो रेखीय परमाणु है, बहुपरमाणुविक। CO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन है और इससे ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं, सरल रेखीय होता है। अब मैंने जब इस तीसरे पार्टिकल को अलग अक्ष पर रखा था तब वो इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर रहा था। अगर सीधे सरल रेखीय अक्ष में ही है ऐसे, जैसे ये पार्टिकल अगर एक और यहां आ जाए तो क्या इस अक्ष में रोटेशन होगा? नहीं। कोई भी पार्टिकल इस अक्ष में रोटेट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सरल रेखीय संरचना के कारण रेखीय बहुपरमाणुविक कौन है? CO2। तो ये बहुपरमाणुविक है, लेकिन इसकी रोटेशनल 3 नहीं होके 2 है, क्योंकि इस अक्ष के सापेक्ष ये रोटेट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है।
CO2 कौन सी गैस है? पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6। लेकिन CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। क्यों होता है? क्योंकि CO2 की संरचना सरल रेखीय है, तीनों जो पार्टिकल है वो एक ही अक्ष में होते हैं, तो वो रोटेट, इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। 3 और 2 5। एक बात और याद रखें, अधिक ताप देने पर जो CO2 है उसमें देखो, नॉर्मल ताप, निम्न ताप और मध्यम ताप पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन अगर अधिक ताप दे दिया जाए तो इसमें कंपन की कोटि, वाइब्रेशन की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, और वो कितनी होती है? 2। तो 3 तो ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल, और अधिक तापमान के कारण 2 वाइब्रेशनल या कंपन के कारण कोटि, और टोटल कितने आ गए? 7। तो CO2 तो याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? पहली बात, CO2 क्या है? बहुपरमाणुक। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 6। पहले तो 6 नहीं होती, 5 होती है। क्यों होती है 5? क्योंकि स्ट्रक्चर सरल रेखीय है। अब सरल रेखीय है तो ये इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट नहीं कर पाएगा, तो 3 की जगह 2 ही रोटेशनल है, तो 5। निम्न तापमान या कोई मध्यम ताप है तब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, लेकिन अगर अधिक तापमान दे देंगे CO2 को तो 2 कंपन की कोटि और बढ़ जाती है, तो 3 2 5 2 7। अधिक तापमान पर CO2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 7, क्योंकि 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएंगी। कम और मध्यम तापमान पर CO2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। CO2 बहुपरमाणुक है, लेकिन सीधी या सरल रेखीय संरचना के कारण इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 की जगह 5 होती है। तो बहुपरमाणुक में 6, द्विअणुक में या द्विपरमाणुक में 5, और एक अणुक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो दोस्तों, यदि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि अच्छे से निकालना आता है या आपको अच्छे से याद है, तो इस स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन में, उसको साथ में लेते हुए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आपने CV सुना होगा, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, वो भी मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम में, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या कह रहे हैं? CV। सिंपल सी बात है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा को CV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सम आयतनिक प्रक्रम होना चाहिए। जो सिस्टम है वो आइसोमेट्रिक होना चाहिए, सम आयतनिक होना चाहिए। और सम आयतनिक प्रक्रम में प्रति मोल गैस के, 1 मोल गैस के प्रति इकाई ताप परिवर्तन के लिए तापमान में जो चेंजेज है वो 1 इकाई होना चाहिए, और तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। मतलब 1 मोल गैस का तापमान 1 केल्विन बढ़ाना है। कब? नियत आयतन पर आइसोमेट्रिक प्रोसेस में या आइसोमेट्रिक सिस्टम में। तो उसके लिए जो ऊष्मा दी गई है उसे कहते हैं नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। यहां देख लीजिए, ये एक सिस्टम है, आइसोमेट्रिक सिस्टम, सम आयतनिक प्रक्रम। इस सिस्टम में जो गैस है वो 1 मोल है, और डेल्टा टी तापमान में जो चेंजेज है वो भी आपको 1 इकाई करना है। कहने का मतलब, n का मतलब है, n का मान है 1 मोल, और डेल्टा टी क्या है? 1 केल्विन। इसके लिए जो आपको ऊष्मा दी गई है उस ऊष्मा को कहेंगे CV,
मोलर स्पेसिफिक हीट, कब? कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CV इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल्टा T। Q दी गई ऊष्मा, N नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T कितना परिवर्तन किया है। अब डेफिनेशन में क्या होगा, इसको भी यूनिट मान लो, एक मोल, तापमान में परिवर्तन भी 1 इकाई, दोनों 1 हो गया, तो जो दी गई ऊष्मा है वो किसके बराबर हो जाएगी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन के बराबर, या स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर। डेफिनेशन आपको अच्छे से पता लग गई है। बिल्कुल इजी और सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया है कि एक आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, ऐसे बोल सकते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम है, या यूं कह सकते हैं इस प्रोसेस में जो आयतन है वो नियत रहेगा, क्योंकि नाम ही नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। मोलर कह रहे हैं मतलब 1 मोल गैस का तापमान 1 केल्विन या इकाई तापमान बढ़ाना है, तापमान में परिवर्तन करना है, उसके लिए दी गई ऊष्मा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगर इसी CV का मान अभी हमने जो देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बेसिस पे निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए। CV का मान होगा FR अपॉन 2, और यहां पर F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो हम देख रहे हैं ये साफ साफ है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, CV मोलर, तब इसका फॉर्मूला क्या है? FR अपॉन 2। अब यही अगर आपको ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की जगह ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो, तो जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है उसमें अणुभार का भाग दे देंगे। कैपिटल M का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। किसी भी गैस की अगर आपको मोलर विशिष्ट ऊष्मा पता है नियत आयतन या स्थिर आयतन पर, उसमें अगर उस गैस के अणुभार का भाग देंगे तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा आपके पास आ जाएगी, और कैपिटल M क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। थर्मोडायनेमिक्स में आपको चीज़ों को बड़े आराम से समझना है, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझो, उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाया वो समझो, या फॉर्मूले से इन दोनों का मान इकाई मान लें तो दी गई ऊष्मा क्या होगी? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका क्या योगदान है इसमें, उसको हमने देखा। इसके बाद ये क्या है? CV मोलर विशिष्ट ऊष्मा। हम निकालना चाह रहे हैं ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा में अणुभार का भाग दे देंगे। फिर देखिए मोनो एटॉमिक, आपके पास गैस है, सबके बारे में मैं आपको CV निकाल के बता रहा हूं। या क्वेश्चन में आपको ऐसे बोले कि हीलियम गैस है, तो आपको समझना है कि अच्छा हीलियम गैस है मतलब कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। या कई बार क्वेश्चन में मोनो एटॉमिक या एक परमाणुविक या एक अणुक गैस पहले ही दे रखा होता है, तो इसका मतलब F का मान कितना है? 3। तो कोई एक परमाणुविक या एक अणुक या मोनो एटॉमिक जो गैस है उसके लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान FR अपॉन 2 से निकालेंगे, और एक अणुक के लिए F का मान 3 होता है, तो 3R/2। न्यूमेरिकल अप्रोच में ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में आप पढ़ो कि एक परमाणुविक या मोनो एटॉमिक गैस है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके लिए CV का मान बिना कुछ सोचे बिना कुछ कैलकुलेशन किए ये चीज़ 3R अपॉन 2। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर 5R अपॉन 2, क्योंकि F का मान 5। पॉलीएटॉमिक ओजोन और मीथेन, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला FR अपॉन 2। बहुपरमाणुविक के लिए F का मान 6। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड सरल रेखीय इसकी संरचना होती है, इसलिए इसका F का मान कितना होता है? 5। कब? निम्न या मध्यम ताप पर। अगर उच्च होगा तो कंपन की कोटि के कारण 7 हो जाती है, तो F का मान 5। FR अपॉन 2 से
5R/2। जबकि CO2 कौन सी है, बहुपरमाणविक है। तो अगर CO2 नाम दे दे क्वेश्चन में, तब आपको CV कितना मानना है, 5R/2। बाकी बहुपरमाणुक के लिए 6R/2, डाई एटॉमिक के लिए 5R/2 और मोनो एटॉमिक के लिए 3R/2। तो आप समझ गए। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगी किसी गैस का कि वो कौन सी गैस है, एक परमाणुविक है, द्विपरमाणुविक है या बहुपरमाणुविक है। आपने बहुत डिटेल में पढ़ा क्वेश्चन, एक परमाणुविक गैस के लिए या हीलियम गैस के लिए आपको पता ही नहीं है कि हीलियम एक परमाणुविक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होनी चाहिए। इससे आपको सीधा क्या मिल जाएगा, CV मोलर है ये। अगर इससे आपको CV ग्राम या ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो तो उसमें किसका भाग दे देंगे, मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार का। एक क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के लिए नियत आयतन पर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करो। ध्यान से देखो, CV मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ग्राम विशिष्ट ऊष्मा पूछा है, तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला CV मोलर अपॉन कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट। और CV मोलर आपको क्या दिया हुआ है, केवल एक गैस, तो इसके लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला FR/2। कौन सी गैस है, H2। क्या है H2, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुविक। तो F का मान 5, क्या हो गया, CV का मान 5R/2। जब CV मोलर या मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर आपको पता लग गई, तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए उस CV में किसका भाग दे देंगे, M का। और H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 का 2, 5/4R क्या हो गया, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। एक एक चीज को अगर आप सिस्टमेटिक समझते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखें, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। एकेडमिक में आपने क्या पढ़ा है, क्या डेफिनेशन पढ़ी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सके। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद उससे CV का क्या रिलेशन है। 2 प्रकार की CV, मोलर विशिष्ट ऊष्मा और ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। और CV क्या है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और उसकी डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले आपके सामने। ऐसी ही एक ऊष्मा है, इसमें क्या होगा, समदाबी प्रक्रम होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी। यहां पर समायतनिक था, बिल्कुल वही है, बस यहां पर, वहां पर स्थिर आयतन था, यहां पर दाब स्थिर है। समदाबी प्रक्रम में वही प्रति मोल गैस के प्रति इकाई ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा या CP कहलाती है। CV वॉल्यूम नियत रहेगा, CP दाब नियत रहेगा। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, 1 मोल कोई गैस हो, उसका तापमान 1 केल्विन बढ़ाना हो, उसके लिए दी गई ऊष्मा नियत दाब या स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी। इसमें भी अगर आपको वही ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है, तो जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर दाब पर, उसमें अणुभार का भाग दे देंगे। ये भी वही है, N मोल है, डेल्टा T कितने तापमान में परिवर्तन है और कितनी ऊष्मा दी गई है। अगर परिभाषा बनानी है तो ये देखिए, CP इक्वल्स टू Q/N डेल्टा T। अगर ये भी 1 मोल हो जाए और ये भी 1 केल्विन हो जाए तो CP किसके बराबर हो जाएगा, Q के। दी गई ऊष्मा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगी। अगर आपको किसी गैस के मोलों की संख्या दे रखी है, उसमें कितना तापांतर या कितना ताप बढ़ाना है वो दे रखा है, और इसके लिए कितनी ऊष्मा दी गई
तो आप Cp निकाल सकते हैं। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, तो जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है उसमें अणुभार का भाग दे देंगे। यहां से एक कॉन्सेप्ट और याद रखें, एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा भी पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में, आपके ही एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछा गया कि मेयर का सूत्र या मेयर फॉर्मूला क्या है। अगर आपको Cv पता है और फिर Cv का मतलब नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा पता है और आप नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालना चाहते हैं, तो Cv में R जोड़ दें और Cp ये इधर आएगा माइनस में, Cp माइनस Cv बराबर R। R एक गैस नियतांक है जिसका मान 25/3 होता है। स्थिर दाब पर या नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इन दोनों का अंतर R या गैस नियतांक होगा। और याद रखें, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? जितना R का मान ज्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस गैस नियतांक के बराबर होता है, यही मेयर फॉर्मूला है। अब अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही Cp और Cv निकालना है तो Cp बराबर Cv प्लस R, और Cv का फॉर्मूला क्या होता है? Fr/2। तो पहले Cv निकाल लें और उसमें R जोड़ दें। अगर आपको सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही Cp निकालना है तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर ब्रैकेट में 1 + F/2। किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिख दें, 2 का भाग दे दें, 1 के साथ उसको जोड़ के और R से गुणा कर दें। R वही गैस नियतांक है जिसका मान 25/3 होता है, 8.314। Cp बराबर R ब्रैकेट 1 + F/2। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। Cp बराबर Cv प्लस R, Cp बराबर Cv प्लस R, Cv इधर आ गया और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। मेयर फॉर्मूला, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अंतर गैस नियतांक R के बराबर होता है, यही मेयर का फॉर्मूला है। याद रखें, ये दोनों मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। अगर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकालना है तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा में अणुभार का भाग दे देना है। यहां भी ऐसा ही है। तो इसमें आपको Cv और Cp के बारे में, दोनों में क्या रिलेशन है, Cv और Cp को डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को एक बार और बता रहा हूं। Cp अगर आपको नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो R ब्रैकेट 1 + F/2, और F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस के नाम से ही पता लग जाएगा। मोनो एटॉमिक है तो F का मान 3, डाई एटॉमिक है तो 5, पॉली एटॉमिक है तो 6 F का मान, और CO2 के लिए F का मान कितना होता है? 5। CO2 बहुपरमाणविक है, लेकिन इसकी आकृति या इसकी संरचना सरल रेखीय होने के कारण ये क्या होगी? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। कब? निम्न और मध्यम ताप पर। अगर तापमान ज्यादा हो गया CO2 का भी तो 2 कंपन की कोटि के कारण टोटल 7 हो जाती है। तापमान का भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv, उसके बाद स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp। Cp और Cv में क्या संबंध है? Cp और Cv को डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से आगे हम बात करते हैं। अगर Cp और Cv का डिफरेंस अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है R होता है,
जिसको मेयर सूत्र कहते हैं। ये तो आपको याद ही रखना है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर, मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, दोनों का अंतर R होता है। यहां से एक बात तो ये भी क्लियर है कि Cp का मान ज्यादा होगा और Cv का मान कम होगा। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। Cp ज्यादा होगा, Cv कम होगा, तभी ज्यादा में से कम घटेगा, तभी R का मान आएगा। या यूं कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस R 25/3 होगा। लेकिन मेयर सूत्र आपको याद होना चाहिए। Cp क्या है, Cv क्या है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब एक कांस्टेंट है गामा, और थर्मोडायनेमिक्स में इस गामा का मतलब है Cp/Cv। मतलब स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई राशि अनुपात है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, गामा का भी कोई मात्रक नहीं है। इसका जो भी मान आएगा वो केवल संख्या होगा, क्योंकि किसी भी राशि, अगर दो राशियों का वो अनुपात है तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब गामा क्या है, Cp/Cv। Cp और Cv में बार बार आपको बता चुका हूं अच्छे से। अब इसको फिर से अपन किसके साथ जोड़ के पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब आपको यह बोला जाता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक परमाणविक गैस के लिए गामा का मान, फॉर्मूला Cp/Cv आपको पता है। अब Cp/Cv को क्या लिख सकते हैं, गामा बराबर 1+2f। देखिए, अगर Cp और Cv दे रखा है तो सीधा अपॉन में करके गामा निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं दे रखा है तो जबरदस्ती दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। गैस अगर आपको बता रखी है मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, तो उससे भी गामा का मान निकाल सकते हैं, 1+2/f। और f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए आपसे पूछा कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान, यहां पर f की जगह कितना रख देंगे, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो f का मान 3, सॉल्व किया 5/3। अगर किसी गैस के लिए गामा का मान 5/3 है तो वो गैस क्या होगी, एक परमाणविक या मोनो एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक के लिए Cp/Cv का मान वही गामा बराबर 1+2f, और डाई एटॉमिक के लिए f या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 5 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद 7/5। ऐसे पॉली एटॉमिक के लिए गामा का मान कितना हो गया, 4/3। देख लीजिए आप। यहां से तीनों प्रकार की गैसों के लिए हमने गामा का मान निकाल लिया। फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात याद रखनी है, और दोनों मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का डिफरेंस R होता है, उसको मेयर फॉर्मूला कहते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनो एटॉमिक की, 5 होती है डाई एटॉमिक की, और 6 होती है पॉली एटॉमिक की। CO2 के बारे में मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड सरल रेखीय संरचना होती है, इसलिए वो पॉली एटॉमिक है, बहुपरमाणविक है, फिर भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। कब, कम तापमान और मध्यम तापमान पर। उच्च तापमान पर उसमें 2 डिग्री और जुड़ जाती है वाइब्रेशन या कंपन की। उच्च ताप पर CO2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी मेरे को मौका मिल रहा है मैं बार बार CO2 के बारे में आपको बता रहा हूं। और एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आया तो सच में आपको अच्छा भी लगेगा। अभी आप थोड़ा बार बार बोलने पर कभी वीडियो में परेशान हो सकते हैं कि सर उसी चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं। जब एग्जाम में आप इसको देखेंगे तो आपको मजे आएंगे। अब गामा का मान
तीनों प्रकार की गैसों के लिए आपके सामने। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5/3, उससे छोटी 7/5 और सबसे छोटी 4/3। देखिए, गामा मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम डाई एटॉमिक और सबसे कम गामा पॉली एटॉमिक का। और गामा का मान 4/3 से लेकर 5/3 के बीच में ही होगा। या तो गैस एक परमाणविक होगी या बहुपरमाणविक, बीच में द्विपरमाणविक। तो मिनिमम वैल्यू 4/3, इससे कम नहीं आ सकता गामा का मान। या तो इससे ज्यादा या इसके बराबर, और 5/3 के बराबर या इससे कम। इस चीज को भी ध्यान में रख लें। गामा का मान 4/3 से लेकर 5/3 के बीच। 4/3 किसका है? पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए गामा, 5/3 मोनो एटॉमिक के लिए, और डाई एटॉमिक के लिए 7/5। गामा का मान सदैव इसी के बीच में होगा। इससे जब न्यूमेरिकल या क्वेश्चन अपन करेंगे तब भी मैं आपको ये बात समझाऊंगा। लेकिन हर एक चीज देखो, ये गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला, सभी प्रकार की गैसों के लिए एग्जैक्ट मान क्या है गामा का, कौन ज़्यादा है, उससे कम और सबसे कम। उसके बाद रेंज क्या है, 4/3 से 5/3 के बीच या इनके बराबर होगा गामा का मान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। स्थिर दाब वाली को Cp और स्थिर आयतन वाली को Cv कह रहे हैं। उसके बाद गामा, और गामा का Cp, Cv और डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या रिलेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गामा बराबर हो सकता है या ज़्यादा होगा किससे? 4/3 से। गामा बराबर हो सकता है या कम होगा 5/3 से। जो भी मान गामा का होगा वो 4/3 से लेकर 5/3 के बीच में ही होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब तक जो कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में पढ़े हैं उन सबको कवर करेगा और आपको एक तरीका भी पता लगेगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, नियत दाब पर एक परमाणुविक गैस, ये बड़ी मजेदार बात, एक परमाणुविक, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। आदर्श गैस के लिए 1 मोल तापमान में या 1 मोल गैस में ताप में वृद्धि कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा चाहिए 20 जूल। देखो, दाब नियत है, एक परमाणुविक गैस है, तापमान में वृद्धि 10 डिग्री करनी है, मोल 1 है और इसके लिए दी गई ऊष्मा 20 जूल है। अब ये कह रहे हैं कि नियत आयतन पर समान ताप, मतलब उतना ही 10 डिग्री वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक होगी। ध्यान से देखिए, जब नियत दाब है तब हम बात करना चाह रहे हैं Cp से संबंधित। और याद करो, आपके पास कोई समदाबी प्रक्रम है, मोलों की संख्या n, ताप में परिवर्तन डेल्टा T और इसके लिए उसको दी गई ऊष्मा Q। तो हम पढ़ते थे Cp बराबर Q/n डेल्टा T। अब ये जो Q है इसको P भी लिख सकते हैं हम, QP, समदाबी प्रक्रम है इसलिए। एक बात ये सुन ले, गलती से कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ये मान 20 जूल Cp का मान है। नहीं, Cp क्या बताइए? 1 मोल हो, यहां पर भी 1 मोल है। तापमान में वृद्धि कितनी है? 10 डिग्री। तापमान में वृद्धि 10 डिग्री सेल्सियस है? नहीं,
Cp तो तापमान में वृद्धि 1 केल्विन हो उसके लिए Cp है। तो वास्तव में ये जो 20 जूल मान है वो Q का है, Qp का है। P प्रेशर के लिए मैं कह रहा हूं। तो देखिए Qp बराबर Cp n डेल्टा T लिख सकते हैं। अब देखिए n आपको बता रखा है, डेल्टा T आपको बता रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। Cp अगर निकाल लें और Qp ये आपको दे रखा है, तो बच्चा Cp निकालने की कोशिश करेगा। न्यूमेरिकल की एक अप्रोच होती है दोस्तों। आपको n दे रखा है, डेल्टा T दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है वो देखिए। एक परमाणु के लिए Cp क्या होगा, Cv प्लस R, और Cv क्या होता है, Fr/2। और एक परमाणु के लिए F का मान कितना होता है, 3 और 3R/2R। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2, 3R प्लस 2R। तो वास्तव में Cp का मान एक परमाणुविक गैस के लिए 5R/2 हो गया। तो मैंने क्या किया, Qp कितना है 20 जूल, Cp कितना है 5R/2 और n डेल्टा T को ऐसे कैसे लिख दिया। जो बच्चे डेल्टा T 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे वो जबरदस्ती उलझेंगे, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां से ये 2 इधर आ जाएगा, 40, 5n r डेल्टा T, ये 5 बटे में आएंगे इधर, 40/5 n r डेल्टा T, और 40/5 क्या हो गया, 8। n r डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस यहां तक ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत आयतन पर समान ताप वृद्धि के लिए कितनी ऊष्मा होगी। देखिए नियत आयतन पर ये सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आप ऊष्मा दे रहे हैं Q, नियत आयतन पर है इसलिए मैं V लिख देता हूं, N और डेल्टा T। तो याद करो CV बराबर QV/N डेल्टा T। आपको क्या निकालनी है, QV, तो QV तो CVN डेल्टा T। अब CV क्या है, एक परमाणुविक गैस के लिए CV का मान 3R/2। देखिए 3R/2 N डेल्टा T किसका मान है, ये जो भी ऊर्जा आपको देनी पड़ रही है QV। आगे देखिए 3/2 NR डेल्टा T, ये देख लीजिए। अब आपने अभी निकाला था NR डेल्टा T कितना है, 8। तो नियत आयतन पर समान ताप वृद्धि के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 3/2 NR डेल्टा T की वैल्यू 8, और आंसर कितना आ गया, 12 जूल। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, मैंने कैसे सॉल्व किया उस अप्रोच को समझे। जो बच्चा डेल्टा T यहां पर 10 डिग्री दे रखा है उसमें उलझेगा, उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये देखिए फॉर्म, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर कितना आ रहा है, 12 जूल। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद QP ये फॉर्मूला बना दिया आपने। हम NR डेल्टा T का मान निकाल लिए, N भी समान है, R भी फिक्स है और डेल्टा T भी फिक्स है। बस पहले स्थिर दाब था, अब स्थिर आयतन है। ये तीनों चीजें तो फिक्स है, इसलिए NR डेल्टा T का मान 8 है, और स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा निकालने के लिए हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया।
चलो एक बात और समझो, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं तो भी आपके खोपड़े में यही बात आ रही होगी कि सर ऐसा ही क्यों करें, हम तो रखेंगे डेल्टा टी का मान। रखो, करते रहो कैलकुलेशन, आंसर तो 12 जूल ही आएगा। क्वेश्चन पढ़ा, सीपी वाला कॉन्सेप्ट, सीवी वाला कॉन्सेप्ट, यहां से एनआर डेल्टा टी निकाला, उसका मान यहां रखा, 12 जूल आंसर आ गया। जो और अच्छे खिलाड़ी हैं वो कैसे करेंगे आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। नियत दाब पर जो ऊष्मा दी गई है वो संबंधित है सीपी से, बाकी चीजें तो सेम है। नियत आयतन पर क्या है, सीवी। बिना किसी कैलकुलेशन के आप कह सकते थे कि अगर नियत दाब पर दी गई ऊष्मा 20 जूल है, नियत दाब के लिए सीपी है और सीपी का मान सीवी से हमेशा ही ज्यादा होता है। जब नियत दाब पर ही 20 जूल ऊष्मा देनी पड़ रही है तो नियत आयतन पर उससे कम देनी पड़ेगी। 4 ऑप्शन में 20 से कम एक ही है, 12 जूल। लो कर लो बात। जो बच्चे इस टेंशन में रहेंगे कि मैं तो रखूंगा डेल्टा टी का मान, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चे इस अप्रोच तक आएंगे वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को देखें, परिभाषा भी याद रखें ना कि नियत दाब पर वही परमाणु है, वही तापमान में वृद्धि है। नियत दाब पर दी गई ऊष्मा 20 जूल है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा सीपी है, और वो पूछ रहा है नियत आयतन पर समान ताप वृद्धि के लिए कितनी होगी। नियत दाब पर जो भी ऊष्मा है वो ज्यादा होगी नियत आयतन वाली से। तो जब नियत दाब वाली 20 है तो नियत आयतन वाली कम ही होनी है, और 20 से कम चारों ऑप्शन में एक में ही है। फिर आप कहेंगे कि यार फिजिक्स भी इतना फास्ट कैसे करता है, गणित लगाई नहीं उसने, केवल कॉन्सेप्ट लगाए कि स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है स्थिर आयतन से, और स्थिर दाब के लिए 20 जूल है तो स्थिर आयतन पे उससे कमी होनी है, आंसर 12 हो गया। सिलेक्शन ऐसे ही लोगों का होगा। ऐसे लोग भी लाइन में हैं, लेकिन जो डेल्टा टी मोलों की संख्या 1 वो लिख रहे हैं ना, वो आराम से मर्जी आए जहां पर भी पढ़ें, पढ़ के खुद को मजे में रखें, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत बार कह रहा हूं, वीडियो में जो कंटेंट है उसको तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो। एंटरटेन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पैसे खर्च किए हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ये चेक करें कि 1 घंटे में वो आपको साइंस जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा क्या रहे हैं। आप आर्ट्स के या कोई और सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको एंटरटेन किया जाए कि महाराणा प्रताप और इधर अकबर दोनों लड़ रहे हैं, सेना आ गई, इंटरेस्ट बन रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा? चीज़ों को समझो। एंटरटेन की जहाँ ज़रूरत होगी वह बिल्कुल करवाया जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को अगर समझना है तो दिमाग को खोलना पड़ेगा। 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। जो लड़ेगा वही सक्सेस होगा। किसी को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ड्रामेबाजी या इस तरीके की बातें करके आपको फिजिक्स आसानी से समझाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको समझना है तो ये देख लीजिए, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा QP, P मैंने लिखा प्रेशर के लिए, सॉल्व किया NR डेल्टा T, क्यों? मोल भी वही है, R तो हमेशा ही फिक्स है, डेल्टा T यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 है, इसलिए निकाल लिया, और CV वाले कॉन्सेप्ट से 12 जूल आंसर आ गया। लेकिन जिसने भी परिभाषा ढंग से पढ़ी है
कि भाई साहब नियत दाब पर जो भी उष्मा दी गई हो, नियत आयतन पर इस उष्मा से कम ही देनी पड़ेगी, और 20 से कम एक ही ऑप्शन है, देखते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। चीज़ों को पढ़ो, समझो, अपनी तैयारी को शानदार बनाए रखो। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का एक एक वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, इस बात को आप समझ लें। थैंक यू, धन्यवाद।